आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है आमाशय और चौथा ऑप्शन है वृक्क। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो होता है वह यकृत के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन यकृत बिल्कुल जो है करेक्ट है। 2 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण और चौथा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो है गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे जो है मुरझा जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का बी विकल्प जो है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण बिल्कुल जो है राइट है। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि जिसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं रूपांतरित रचना है। इसका पहला ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि की, दूसरा ऑप्शन है लाल ग्रंथि की और तीसरा ऑप्शन है तेल ग्रंथि की। तो दुग्ध ग्रंथि जो होती है वह तेल ग्रंथि की रूपांतरित संरचना होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प तेल ग्रंथि जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जामों में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको बहुविकल्पी प्रश्न जरूर मिलेंगे। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। पहला ऑप्शन है रसारोहण से, दूसरा ऑप्शन है परासरण से, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण से और चौथा ऑप्शन है विसरण से। डिक्सन एवं जॉली का जो सिद्धांत होता है वह रसारोहण से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का जो है ए ऑप्शन रसारोहण बिल्कुल करेक्ट है। नंबर प्रश्न है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है रंध्र से, दूसरा ऑप्शन है मज्जा से, तीसरा है फ्लोएम द्वारा और चौथा होता है जाइलम द्वारा। तो पौधों में जो जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है वह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन जाइलम द्वारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के कारण, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी के कारण, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम के कारण। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन बिल्कुल करेक्ट है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ हल करें और वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए प्रश्नों में से हमने जो है इतने प्रश्न जो है सही किए। 7 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। मनुष्य के हृदय में कक्षों या वेश्मों की संख्या जो होती है 4 होती है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा अर्थात डी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 8 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0,
तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन 2 बिल्कुल जो है करेक्ट है। अगला जो है 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, दूसरा ऑप्शन है टाइलिन, तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन और चौथा ऑप्शन है टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों जो होते हैं एंजाइम में क्या हैं, लार में पाए जाते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ हल करें। अगला जो है 10 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम में, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में और चौथा ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन कोशिका द्रव्य बिल्कुल जो है सही है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है। पहला ऑप्शन है लार को, दूसरा है जठर रस को, तीसरा है पित्त रस को और चौथा ऑप्शन है अग्न्याशयिक रस को। तो यकृत जो होता है वह पित्त रस का स्रावण करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है तीसरा ऑप्शन पित्त रस बिल्कुल सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 20। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन 20 जो है बिल्कुल सही है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए फिर भी देख लीजिए, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है पित्ताशय में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यकृत में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अग्न्याशय में और चौथा ऑप्शन है आमाशय में। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वह यकृत में होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है बी ऑप्शन यकृत में बिल्कुल सही है। नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो स्वपोषण के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसलिए इसका जो है चौथा ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 15 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 H2O ऊर्जा देता है और क्रिया होती है। और ये क्रिया कहाँ पे होती है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक में और चौथा ऑप्शन है केंद्रक में। ये क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्रेब्स चक्र के दौरान होती है, इसलिए इस 15वें का जो है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिल्कुल सही है। नंबर प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है ATP, चौथा ऑप्शन है पाइरूवेट। तो इसमें जो है ATP को ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा सिक्का के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए 16वें प्रश्न का सी ऑप्शन ATP बिल्कुल जो है करेक्ट है। 17 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है श्वसन में, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन में, तीसरा ऑप्शन है पाचन में, चौथा ऑप्शन है पोषण में। हीमोग्लोबिन जो होता है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए 17वें का पहला ऑप्शन श्वसन बिल्कुल करेक्ट है। के जवाब हमारे साथ जो है देते रहें। 18 नंबर प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा में,
चौथा ऑप्शन है हृदय में, और तीसरा ऑप्शन है हृदय में, और चौथा ऑप्शन है वृक्क में। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वह वृक्क अर्थात किडनी में होता है। तो इसलिए 18वें का प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन वृक्क जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग इन प्रश्नों का जवाब फटाफट देते रहें। जल में घुलनशील विटामिन होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, और तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी होता है, इसलिए 19 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन विटामिन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है ग्रहणी, तीसरा ऑप्शन है ग्रसनी, चौथा ऑप्शन है क्रीम रूप परिशेषिका। तो आहार नाल में जो है सी के आकार की संरचना ग्रहणी की होती है, इसलिए 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन ग्रहणी जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है जल एवं ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 21 नंबर प्रश्न का जो है चौथा विकल्प जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है आमाशय से, दूसरा ऑप्शन है यकृत से, तीसरा ऑप्शन है अग्न्याशय से, चौथा ऑप्शन है वृक्कों से। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण जो होता है अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, से स्रावित होता है, इसलिए 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन जो है अग्न्याशय से बिल्कुल सही है। नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग का नियमन होता है। पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन से, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन से, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन से, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन से। तो घेंघा रोग का नियमन जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से होता है, इसलिए 23वें प्रश्न का ए ऑप्शन जो है थायरॉक्सिन बिल्कुल जो है सही है। प्रश्न है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। पहला ऑप्शन है मेरुरज्जु, दूसरा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्वेश्चन जो है वेरी IMP है, और ये जो है भविष्य में आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन मेरुरज्जु जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरुरज्जु से जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो पादप हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन होता है, इसलिए 25वें का जो है बी ऑप्शन साइटोकाइनिन जो है बिल्कुल सही है। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। पहला ऑप्शन है एंड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन जो होता है वह एस्ट्रोजन कहलाता है, इसलिए 26 का जो है सी ऑप्शन एस्ट्रोजन बिल्कुल राइट है। 27 नंबर प्रश्न है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स है। पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है जेब्रेलिन्स, तीसरा ऑप्शन है ऑक्जिन्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन जो होता है ऑक्जिन्स होता है, इसलिए 27वें का सी ऑप्शन ऑक्जिन्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्रमिका, दूसरा ऑप्शन है सिनेप्स, तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन, चौथा ऑप्शन है आवेग।
तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, इसलिए 28वें का बी ऑप्शन जो है सिनेप्स बिल्कुल जो है करेक्ट है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क जो होता है वो सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसने 29 का जो है डी विकल्प अर्थात चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न है मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। पहला ऑप्शन है ऐच्छिक क्रियाओं को, दूसरा ऑप्शन है अनैच्छिक क्रियाओं को, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती क्रियाओं को और चौथा ऑप्शन है सभी दैहिक क्रियाओं को। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए 30वें का बी विकल्प अनैच्छिक क्रियाएं जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न है पराग कोष में होते हैं। पहला ऑप्शन है वाहिदल, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है अंडप और चौथा ऑप्शन है परागकण। पराग कोष में जो है परागकण होते हैं, इसलिए 31वें का जो है चौथा विकल्प जो है परागकण जो है बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में और चौथा ऑप्शन है लीशमानिया में। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, इसलिए 32वें का बी ऑप्शन जो है ईस्ट बिल्कुल सही है। अगला 33 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका, चौथा ऑप्शन है डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का इसमें से जो है शुक्रवाहिका भाग नहीं होता है, भाग नहीं है, इसलिए 33 का जो है सी ऑप्शन शुक्रवाहिका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। अगला जो है 34 नंबर प्रश्न है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफिलम में, दूसरा ऑप्शन है आलू में, तीसरा ऑप्शन है चने में, चौथा ऑप्शन है गुलाब में। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो है ब्रायोफिलम में होता है, इसलिए 34 का जो है पहला ऑप्शन ब्रायोफिलम या अजूबा में बिल्कुल करेक्ट है। बी प्रश्न है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है योनि और चौथा ऑप्शन गर्भाशय। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मादा जनन के तंत्र के जो है गर्भाशय भाग में जो है कॉपर टी को जो है स्थापित किया जाता है, इसलिए 35वीं का जो है डी ऑप्शन गर्भाशय जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा ऑप्शन है गुड़हल, तीसरा ऑप्शन है सरसों और चौथा ऑप्शन है मटर। तो पपीता में जो है पुष्प एकलिंगी होते हैं, इसलिए 36 का पहला ऑप्शन पपीता बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पहला ऑप्शन है XY, दूसरा है XX और तीसरा ऑप्शन है Y और चौथा ऑप्शन है X। तो पुरुष में जो है लिंग गुणसूत्र X और Y होता है, इसलिए 37वें प्रश्न का जो है ए ऑप्शन XY बिल्कुल करेक्ट है। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है बैंगन, तीसरा ऑप्शन है सरसों, चौथा ऑप्शन मटर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, इसलिए 38 का जो है डी ऑप्शन जो है मटर बिल्कुल सही है। अगला जो है 39 नंबर प्रश्न है मटर के लंबे पौधे जिसका जीन रूप कैपिटल टी और बौने पौधे जिसका जीन रूप स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सभी लंबे पौधे, दूसरा ऑप्शन है सभी बौने पौधे, तीसरा ऑप्शन है आधे लंबे और आधे बौने पौधे और चौथा ऑप्शन है 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। तो प्रथम संतत पीढ़ी में सभी पौधे जो है संकर लंबे होंगे, इसलिए 39वें का पहला ऑप्शन जो है सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है।
अगला जो है 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन परत, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन परत, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन परत। तो इसमें जो है ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए 40 का बी ऑप्शन ओजोन परत बिल्कुल सही है। अगला जो है 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, और तीसरा ऑप्शन है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, और चौथा ऑप्शन है केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें जो है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक वाले समूह में जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, इसलिए 41 का बी ऑप्शन जो है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक बिल्कुल सही है। तो इसमें प्लास्टिक क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, इसका बी समूह जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव, तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी, और चौथा ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें जो है घास, बकरी तथा मानव जो होते हैं आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए 42वें का बी ऑप्शन जो है घास, बकरी तथा मानव बिल्कुल सही है। प्रश्न है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके पुष्प बैंगनी थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प से थे कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। पहला ऑप्शन है कैपिटल टी, कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और चौथा ऑप्शन है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू बिल्कुल सही है। इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला है ऑप्शन पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है, इसलिए 44 का जो है सी ऑप्शन जो है उत्सर्जन जो है बिल्कुल करेक्ट है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब